डॉक्टर सजाद साहब आपका और नाज़रीन लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला चाहे वो ख़वातीन का है मर्द हजरात का है कि अभी सब बाल झड़ रहे हैं, बाल घने नहीं हैं। बाल बहुत घने थे, अचानक क्या हो गए, बाल काले स्याह थे, अचानक इसमें तब्दीली। लेकिन बहरहाल बालों के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जवाद मौजूद हैं। इस वक्त हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से काफ़ी महारत रखते हैं और अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। डॉक्टर जवाद, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं, ज़ाहिर बात है बाल आपकी खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगाते हैं। घने बाल होते हैं, अचानक ख़वातीन गिला करती हैं बाल कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से झड़ रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इस चीज़ पे कि क्या ऐसी वजूहात होती, क्या आदत होती हैं, क्या ऐसे खाने होते हैं, क्या ऐसी क्रीम्स होती हैं, क्या ऐसे चीज़ें हम टिप्स इस्तेमाल कर दे से हम इसका हुलिया बिगाड़ लेते हैं। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली किसी भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस से पहले हमें जान लेना चाहिए कि वजूहात केस टू केस वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ख़वातीन 10 ख़वातीन के बाल गिर रहे हैं तो उनकी वजह एक ही होगी। सो ख़वातीन में को अगर स्पेसिफिकली लेके बात की जाए तो सबसे कॉमन रीज़न कॉज उनमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन की कमी फीमेल्स में जो है वो कॉज करती है हेयर फॉल सबसे ज़्यादा। इसके अलावा डिफरेंट अदर कॉजेज़ हैं, जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें आपकी पुअर न्यूट्रिशन है, देन आपकी पोस्टमार्टम हेयर फॉल है, किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ के रिस्पांस में। लाइक हमने देखा कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी लोगों की कि कोरोना के बाद जो है वो मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हुए हैं कोविड की वजह से। सो स्ट्रेस रिस्पांस एक मेजर फैक्टर है। इसीलिए इसी तरह जो है पुअर कॉस्मेटिक्स जो हम अपनी तरफ से तो ब्रांडेड समझ के परचेज़ कर लेते हैं, बट बाद में हमें पता चलता है नहीं, दिस वाज अ फेक कॉस्मेटिक्स, और उसकी वजह से जो रिस्पांस आता है हेयर फॉल का। सो ये डिफरेंट सारी रीजंस हैं फीमेल्स को लेके जो उनमें हेयर फॉल कॉज करती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो उनकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज, देन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं लाइक थायराइड। चीज़ जो आप फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसका नुकसान भी होता है। शैम्पू की बात आती है, आपने देखा कि बड़े बड़े शैम्पूज़ के इश्तिहारात चलते हैं, फिर लोग कहते हैं भाई सब घने और ज़बरदस्त किस्म के बाल चाहिए तो ये शैम्पू इस्तेमाल करो। क्या जो हम ख़ुद से डिसाइड करते हैं या आस पड़ोस में मशवरा लेके जो शैम्पू लेते हैं, एज इट ओके, या इसके लिए भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरे बाल कैसे हैं, क्या मुझे ये शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैम्पूज़ के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस को ओवर एक्सपेक्टेशंस बना दिया जाता है थ्रू मार्केटिंग। ऑब्वियसली बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और वो आपको हेयर फॉल का सलूशन भी यही बताएंगे, वो बाल्डनेस का सलूशन भी आपको शैम्पू बताएंगे। सो शैम्पू को हमें एज अ डिटर्जेंट ही लेना चाहिए कि ये जस्ट वॉशिंग के काम आना है, और टेम्परेरी वॉश के बाद एक हल्की फुल्की शाइन, ये आप इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कौन सा यूज़ करना है, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा ना यूज़ किया जाए। ठीक है, और उसमें बड़ी बात आप कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, हमें ब्रांड कॉन्शियस होना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर्स के मशवरे से। अगर आपके बाल ऑलरेडी गिर रहे हैं, हेयर फॉल किसी भी कॉज के रिस्पांस में है, तो आपको मेडिकेटेड शैम्पूज़ की तरफ जाना चाहिए। वो शैम्पूज़ जिनमें लो सल्फ़र पाया जाता है, आपको उनको प्रेफर करना चाहिए। लो सल्फर होगा तो बेहतर होगा जी, यानी जो झड़ने ये वाले लेस डैमेजिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मर्द हजरात हैं खैर सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें भी आती रहती, मुख्तलिफ अखबारात में भी आ जाती हैं, लेकिन क्या वजूहात होती हैं कि मर्द हजरात की जो बाल है, ये भी आजकल आप देख रहे हैं कि पहले तो हम ये सोचते थे, परसों में डॉक्टर साहब से ही गुफ्तगू कर रहा था कि हमारे हाँ जो ज़्यादा यानी जिसके बाल कम होते थे हम बड़े देखते थे उसको कि भाई बड़ा अमीर है, पैसे, क्योंकि छोटे बचपन में तो ये बात होती कि बड़ा अमीर होगा जिसके बाल ना हो, गंजा हो। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि ये क्या ऐसी वजूहात हैं कि मर्दों में भी तेज़ी से ये बीमारी आ रही है? क्या बीमारी कह सकते हैं ना? जी, एग्जैक्टली, आप इसको बीमारी कहेंगे। एक्चुअली पहले हमने जैसे बात की फीमेल हेयर लॉसेस की, ठीक है। सो मेल हेयर लॉसेस
ज़रा डिफरेंट हैं, और इसमें जो मेजर फैक्टर है वो उनकी फैमिली में जेनेटिकली जो चलती डिजीज़ है, यानी आपने पूछा कि इसको डिजीज़ कहेंगे या नहीं, सो जो जेनेटिकली चलती बाल्डनेस है, हम इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का नाम देते हैं, या मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। ठीक है। सो ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो नस्ल दर नस्ल चलेगा। और इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना, तो जब भी हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है बाल्डनेस की, तो दे से नो, मेरे फादर भी ठीक हैं और मेरे अंकल्स भी ठीक हैं, दादा भी ठीक बट है। हमें ये समझना होगा कि जो फीमेल जो मदर साइड से उनकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मदर साइड से उनके मामू गंजे हैं, उनके नाना गंजे थे, तो ही शुड एक्सपेक्ट कि बाल्डनेस उसमें भी आएगी। अगर कोई इस तरह सीन है तो आप में वो आ सकता जी, है। फिर भी आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अच्छा। सो जिन फैमिलीज़ में बाल्डनेस चल रही है, उनकी आगे जो है बच्चों में भी हाई चांसेस हैं कि वो भी बाल्ड होंगे और उनको अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ। अब अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, यानी ट्रांसप्लांट पे तो हमने आपसे बात करनी है, ज़ाहिर बात है आप उसके माहिर भी हैं। ये जो अर्ली ट्रीटमेंट है, क्या ऐसी चीज़ें जब हम देखें कि भाई ये होने वाला है, तो ये होने से पहले मुझे डॉक्टर के पास आना चाहिए? स्पेसिफिक टू मेल पैटर्न बाल्डनेस, इसका नाम ही अगर आप देखें तो इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है कि आपकी फ्रंट हेयर लाइन रिसीड करके थोड़ी सी ऊपर जा रही है, ये टेम्पोरल्स जो साइड एंगल्स हैं ये डीपन होते जाते हैं, ये ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। और इन दोनों के साथ एक करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो इसमें है वो ये है कि आपके बाल थिन आउट होना शुरू हो जाते हैं, उनका कैलिबर कम होना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। वो मीन्स आपकी ये ऊपर वाले फ्रंट के बालों की ग्रोथ कम होगी और बाकी ठीक चल रही होगी। सो इस थिनिंग को आप जब भी ऑब्ज़र्व करें तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर और इसके ट्रीटमेंट्स आप स्टार्ट कर दें। और इसके ट्रीटमेंट्स में फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिकेशंस, डिफरेंट थेरेपीज़, एंड इफ़ बाल्डनेस इज़ ऑफ एडवांस स्टेज तो फिर हमें किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट या प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। सर, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब मैं देखता रहता हूँ कि बस मुख्तलिफ़ किस्म के दावे आपको सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी बिठाया होता है, वो कहते हैं फ़लाँ ने ये तेल लगाया तो बाल निकल आना शुरू हो गए। तो क्या ये वाकई ऐसा था कि तेल से बाल उगना शुरू हो जाएं? दावे के साथ कुछ हकीम साहबान जो है वो भी दावा करते रहते हैं। देखिए, आई एम अ डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हम तो उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि जिनको रिसर्च के थ्रू प्रूव किया जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ऑयल ऐसा है तो उसको जो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड प्रोसेस है उससे गुजरना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, देन उसको पब्लिश करना चाहिए। बीइंग डॉक्टर हम तो जस्ट वो चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो रिसर्च प्रूवन हों या FDA ने अप्रूव की हों, हम तो पेशेंट्स को जस्ट वो रिकमेंड कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे चीज़ें लोगों को हम एडवाइस नहीं कर सकते कि मुझे फ़लाने ऑयल से फ़ायदा हो गया था, आप भी यूज़ करो। सो रफली टॉकिंग अबाउट दिस, अगर तो कोई टेम्प्रेरी काज है और उसने खुद ही ठीक हो जाना था और उसके दौरान किसी ने ऑयल लगा लिया है, तो वो उसका बेनिफिट ऑयल को देना शुरू कर देगा। सो ये बात फैलती जाती है और मशहूर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी आप ट्रांसप्लांट की तरफ आते हैं, आपने फरमाया कि ये चीज़ मेडिकेशन हम करते हैं, PRP वगैरह मुख्तलिफ थेरेपी से, लेकिन अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन इज़ इट कि भाई साहब अब ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों की ज़िद होती है कि आपने तो उनको बोलना था कि भाई सिर्फ इतने बाल आ लगा, वो कहते नहीं पूरा सर ही भर दे मेरा। तो सर ही पूरा सर क्यों नहीं भर देते हैं आप लोग? देखिए, आपको फाइनल स्टेप पे जाने के लिए पहले सीढ़ी पे कदम रखना होता है। अगर आप डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप गिर सकते हैं। इसी तरह सेफ्टी के साथ हमने चलना होता है, स्टेप वाइज चलना होता है। हमें बाल ज़्यादा लगाने के लिए उतने होल्स करने हैं आपकी स्किन में, आपके स्कैल्प में। सो एक हर होल के साथ हम स्किन को खुद डैमेज कर रहे हैं इंटेंशनली। सो हम जहाँ से बाल निकालेंगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा निकालेंगे तो उसकी भी ओवर हार्वेस्टिंग होगी, वो आपका डोनर एरिया स्पॉइल होगा। इसी तरह रिसिपिएंट एरिया में अगर हम एक सेशन में ज़रूरत से ज़्यादा बाल लगाने की कोशिश करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी, वहाँ पे आपकी स्कारिंग होगी, वहाँ पे आपको नेक्रोसिस हो सकती है। पूरी खेती बाड़ी जो है ना, वो जिसके लिए आप पूरी कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। डॉक्टर जवाद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सब अगर जो हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, चाहे मैं टर्की एयरलाइन की बात करूं, दीगर ममालिक ऐसे ख़ासकर ईरान की बात करूं, एक चीज़ जो हमें भी नज़र आती है और आपने भी नज़र आती है कि भाई सब एक पूरे का पूरा जहाज़ जो है ना वो जाता है, गंजे होके वो जाते हैं और वहाँ से खेती बाड़ी करके आ जाते हैं, उगा के आ जाते हैं। या किसी ने पट्टी लगाई हो, या किसी ने कान, किसी के सर्जरी, कोई ना कोई सर्जरी कर। ये मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी आप बात करें। क्या इस तरफ, जिसको मेडिकल टूरिज्म मेरे ख्याल में कहा जाता है आपके इसमें, जी बिल्कुल। सो इस पर सर क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट कितनी सस्ती है और इससे इंडस्ट्री जो है कितना फ़ायदा इस मुल्क को पहुँच सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक एग्जांपल आपने टर्की की दी है। टर्की इस वक्त लीडिंग कंट्रीज़ में है जो अपनी इकॉनमी को मेडिकल टूरिज़्म की बेस पे चला रहा है। अच्छा। लोग वहाँ जाते हैं, एक दिन हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कराते हैं, वो उनकी डिफरेंट सिटीज़ लाइक इस्तांबुल जो मेजर उनका सिटी है उसमें घूमते फिरते हैं, उनको पैकेजेस ऑफ़र किए जाते हैं, वो क्लिनिक्स उनको एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, होटल में स्टे कराते हैं, उनका प्रोसीजर करवाते हैं, उनकी डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाते हैं, टिल कि वो उनको दोबारा एयरपोर्ट पे छोड़ के सी ऑफ नहीं कर देते। सो यूरोपियन कंट्रीज़, चूँकि टर्की हाफ यूरोप में आता है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ये एक बड़ी चार्मिंग चीज़ है, इकनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू देयर मेजर कंट्रीज़ जो जिनमें वो रह रहे हैं। सो लोग बड़ी खुशी से वहाँ ट्रैवल करते हैं, अपना प्रोसीजर भी कराते हैं, इन वन गो उनका प्रोसीजर भी हो जाता है कम पैसों में, और घूम फिर के वो अपनी वेकेशंस भी गुजार के आते हैं। सो अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बात की जाए तो दे आर लीडिंग डॉक्टर्स एंड सर्जन वर्ल्ड वाइड। ऐसे ही। सो ये चीज़ इजीली पाकिस्तान में भी कॉपी की जा सकती है, और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी क्लिनिक्स, बहुत से अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल की कॉस्मेटिक सर्जरीज वो कर रहे हैं, उनके पास अब भी उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, उनकी अपनी मार्केटिंग्स पे और उनके अपने नाम पे लोग ट्रैवल करते हैं, फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास, बट रेशो उतनी नहीं जितनी उन कंट्रीज़ की है। सो अगर आप स्पेसिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बात करें तो इसकी हमारी एक सोसाइटी है, एयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, HRSP उसको कहा जाता है, जिसमें इस दफ़ा की कैबिनेट का मेन गोल यही है कि हम मेडिकल टूरिज़्म पे किसी तरह काम करें, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें। सो इसमें अगर हमें गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, वीज़ास पॉलिसीज़ में आसानी की जाती है मेडिकल टूरिज़्म के लिए, तो देयर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल जो कि इकॉनमी को सपोर्ट कर सकता है। जस्ट लाइक द IT सेक्टर, जिस तरह लोग इंडिविजुअली बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आउटसाइड, जो कि हमारी मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट कर रही है। सो सिमिलर कुड बी डन इन दिस रिगार्ड। मेडिकल टूरिज़्म में जस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं आता, उसमें बाकी कॉस्मेटिक सर्जरीज आती हैं, लोग मोटापे की सर्जरीज करवाने के लिए आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाते हैं, लोग इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। हम अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अदरवाइज़ आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो हम भी दूसरे कंट्रीज़ में लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाया करते थे। सो अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करें, ईरान की, इंडिया की, सो वो इस मेडिकल टूरिज़्म को लेके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सर बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और मेरे ख्याल में इस चीज़ को ना इस पे काम होना चाहिए, और ख़ासकर गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए। अब जो आपने फरमाया कि बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो लिवर के हवाले से आपने बात की है, दीगर सर्जरीज इतनी ज़्यादा हैं कि बाहर दुनिया में तो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी बाहर दुनिया बड़ी महंगी है। पाकिस्तान में तो मैं देखता हूँ चाहे वो बाल हैं या नाक की सर्जरी, दीगर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अब जो मसाइल हैं, मार्केटिंग तो आप जैसे लोग अपने लिए भी कर लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, वैसे भी लोगों को पता होता है कि डॉक्टर जवाद कहाँ है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से भारत, हम यहाँ से जाते हैं, अप्लाई करते हैं, टर्की में जाते हैं, बड़ी आसानी से वीज़े मिल भी जाते हैं और बड़ी आसानी से वो आपको सिफारत खाने में भी कोई इतने मसाइल नहीं होते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या इंटरनेशनली हम इस चीज़ को कैसे कन्वे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लगता है कि जो वीज़े की आपने बात की कि वीज़े की आसानियाँ होंगी, दीगर ऐसी क्या चीज़ें आप देखते हैं कि उस पर भी काम अगर होगा तो इससे ये जो इंडस्ट्री बूस्ट होगी तो मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी होगी?
देखिए, मैं तो जो पेशेंट्स हमारे पास ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, मैं तो उनके मसले मसाइल आपको एक्सप्लेन करूंगा। वही हर आने वाले के प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको हम सॉल्व कर लें, एड्रेस कर लें, तो दैट वुड बी परफेक्ट। सो जब कोई यूके से या यूएस से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो फॉरेन नेशनल अगर आना चाहता है हमारे पास, सो सबसे पहले तो उसको वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं, वो हमसे रिकमेंडेशन लेटर्स मांगते हैं, इसके बावजूद उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड मेन कंसर्न किसी भी फॉरेनर का पाकिस्तान में आने का सिक्योरिटी रीजंस को लेके है। अगर उनको एड्रेस कर लिया जाए, उनको कुछ स्पेशल गारंटीज़ या उनकी कुछ ऐसी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस की जाएं जिसमें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और कुछ क्लिनिक्स जो स्टैंडर्ड का परफॉर्म कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट लेवल पर रजिस्टर किया जाए, उनको प्रोमोट किया जाए। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं किसी भी फॉरेनर के लिए ट्रैवल करके पाकिस्तान आने के लिए, ये दो कंसर्न्स हैं। और अगर बात प्राइस की जाए तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर मैं यूएसए की बात करूं तो एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी पाकिस्तानी रुपीज़ में वहाँ पे 50 लाख रुपए कॉस्ट करती है एक पेशेंट को। अच्छा। और यहाँ पे बेयरली स्टार्टिंग, अगर अच्छे सर्जन्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख और 4 लाख रुपीज़ में वो सर्जरी बड़ी ही अच्छी, हाँ जी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के सर्जन्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इक्वल सर्जरी आपको ये कॉस्ट करती है। अदरवाइज छोटे क्लिनिक्स में इससे कम में भी परफॉर्म की जाती है। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आने से पहले मैं चाहता हूँ कि जिस क्लिनिक को आप हेड करते हैं, जो हॉस्पिटल आप लोगों का चल रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज़ हैं जिसका इस वक्त ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है? ख़ासकर हम देखते हैं, मैं तो जितने भी मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहबान, मैं तो सोचता हूँ कि जितने भी आपके हैं तो ज़्यादातर ख़वातीन को बड़े मसाइल स्किन के आते हैं, और फिर जाहिर बात है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी हैं कि अट्रैक्ट भी करती हैं कि भाई साहब ये मुझे करना है। तो इस वक्त सर ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त एक बूस्ट होता है, एक चीज़, एक ख़बर आती है कि भाई साहब वाइटनिंग इंजेक्शन थे पहले, फिर फिलर थे, बहुत सारी चीज़ें। अब इस वक्त आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें भी हमारे पास, मशीनें भी और आलात जो इंस्ट्रूमेंट वो लेटेस्ट तकरीबन हम ले आ चुके हैं, और जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं, क्या इनकी ट्रेनिंग में भी आप समझते हैं कि माजी से अब मज़ीद बेहतरी आई है? जी, एक्चुअली चूँकि जो क्लिनिक मैं रन कर रहा हूँ उसमें हम हर तरह के कॉस्मेटिक सर्जरीज़ और कॉस्मेटिक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, और एज अ टीम हम प्लास्टिक सर्जन्स, बेरियाटिक सर्जन्स, ENT सर्जन्स, एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब चूँकि एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखने का। सो ट्रेंडिंग वाइज अगर बात की जाए तो कॉमनेस्ट प्रोसीजर वुड बी हेयर ट्रांसप्लांट, देन राइनोप्लास्टीज़, देन जो फैट को लेके हैं बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स हैं लाइक लाइपोसक्शंस, टमी टक्स। फिर कुछ सर्जरीज ऐसी भी हैं जो बेसिकली डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन उनको भी कॉस्मेटिक सर्जरी में लिया जाता है। लाइक एक बंदा 200 kg है और उसका साइज़ कम करना है, लाइक बरियाटिक सर्जरीज। सो ये सारी डिफरेंट सर्जरीज हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरीज में फॉल करती हैं, और अदर देन दीज सर्जरीज कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं। सो सर्जरीज तो आपकी स्किल पे डिपेंड करती हैं सर्जन की, उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई इंस्ट्रूमेंट जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं चाहिए, वो ज़्यादा आपके स्किल्स उसमें आपको चाहिए। और पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े रिनाउंड सर्जन्स हैं जो पूरी दुनिया में नाम अपना पैदा कर चुके हैं। जो हम देखते हैं डॉक्टर जवाद के बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपने फरमाया कि सस्ती क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं, या बहुत सारे असिस्टेंट जो आपके साथ होते हैं उनसे जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। बाद में आपको याद होगा एक वीडियो एक एक्टर की भी बड़ी ज़्यादा वायरल थी, जो रो रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट ना करें। तो इस किस्म के जो केसेस आते हैं, आपको क्या लगता है जो क्लाइंट है कि ये सस्ते के चक्कर में मार खा लेता है, या जो है इसी जो असिस्टेंट आपके साथ होते हैं उन्होंने भी अपनी क्लिनिक खोले हैं? तो फिर क्या किया जाए कि अगर आपने अच्छी ट्रीटमेंट करनी है, कुछ करना है, तो अगर इस तरफ जाते हैं, और बहुत सारे आप देखें तो जिस तरह आप स्किन की बातें कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रीटमेंट तो मैं ब्यूटिशियंस भी करा रही हैं। जी, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटोलॉजी। अगर आप कोई भी सर्विस किसी भी नॉन प्रोफेशनल से लेंगे तो एंड रिज़ल्ट उसका यही होगा।
सो आप जब भी किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री लेगा, आपको स्क्रीन आउट करेगा और आपको बताएगा आर यू फिट फॉर दिस प्रोसीजर और नॉट। ऐसा नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट को लेके आप उस पर कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म कर दें। जिन एक्टर की बात की जाती है, हमें उसकी एक ही तस्वीर का रुख पता है कि उसका जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया था, इन्फेक्टेड हो गया था, नेक्रोज्ड हो गया था। बट एज अ डॉक्टर मेरे क्वेश्चंस आज तक आंसर नहीं हुए कि वॉज ही डायबिटिक, उनको शुगर थी या नहीं थी, उन्होंने किसी प्रोफेशनल से परफॉर्म करवाया था या नहीं करवाया था। सो जब उनकी कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप होना शुरू हुई थी तो वो कितना अर्ली अपने सर्जन के पास गए थे या किसी क्लिनिक को रब्ता किया था उन्होंने या नहीं किया था। सो वी जस्ट नो कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ था। अच्छा। सो ये सारी बातें कि उन्होंने ट्रांसप्लांट किसी प्रोफेशनल से कराया था या नहीं था, उनके अपने कोई कोमॉर्बिड्स चल रहे थे या नहीं थे, ये दीज आर स्टिल टू बी आंसर्ड। डायबिटिक की बात की, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई साहब मेरे भी ट्रीटमेंट होना, मेरे भी बाल अब यंग, क्योंकि अब जो उम्र है डायबिटिक पेशेंट की तादाद यंग नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो प्रोसीजर अगर आप करते हैं तो फिर क्या प्रोसीजर हो सकता है या उसका कोई ख्याल रखा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, अगर वो नॉर्मल है तब जाके ये प्रोसीजर होगा या नहीं हो सकता है? देखिए मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास यंग पेशेंट आते हैं, हिस्ट्री में उनकी डायबिटीज़ नहीं होती है, बट व्हेन वी डू द टेस्ट, फिल्टर आउट करते हैं हम उनको, तो हमें पता चलता है ही इज़ डायबिटिक और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चल रही है। सो डायबिटीज़ इट्सेल्फ कंट्राइंडिकेशन नहीं है, बट दैट शुड बी ए कंट्रोल्ड वन। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के दौरान अगर आप कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो वुंड हीलिंग के हवाले से आपको प्रॉब्लम आएंगी और चैलेंजेस आएंगी। जहाँ तक सर्जरीज का ताल्लुक है तो कार्डियक पेशेंट की भी तो अपनी कार्डियक सर्जरी होती है, कार्डियक बाईपास होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ इटसेल्फ एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन हो कि आप इस पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, बट डॉक्टर शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस। उसको पता होना चाहिए कि आपके शुगर लेवल्स क्या चल रहे हैं और उसको क्या चैलेंजेस कल को फेस करना है। सो पेशेंट शुड बी टेकन ऑन बोर्ड और बताना चाहिए और देन। डॉक्टर साहब एक और चीज़ आपने देखा होगा, मैंने बड़े बड़े कुलीग्स ऐसे दोस्त जिन्होंने बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कर लेते हैं और अचानक कहीं ना कहीं इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और फिर यहाँ पे कुछ लोग गलती भी करते हैं कि वो ज़्यादा खुजली होती है, तो खुजली की बिना पर वो जब खुजाने की कोशिश करते हैं सर को तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सर ये वजूहात क्या होती हैं और क्या करना चाहिए ऐसे में पेशेंट को, ये जो क्लाइंट है आपका, क्योंकि अगर वो ऐसे करेगा तो वो जो पूरी सर्जरी है उसकी तो वैसी कंडीशन नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया आपने। देखें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस पेशेंट्स में होते हैं, दैट्स वाई उनसे एक प्रॉपर कॉन्सेंट लिया जाता है किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के रिस्पॉन्स में। बट ये कॉम्प्लिकेशंस जस्ट सर्जन रिलेटेड या क्लिनिक रिलेटेड नहीं होती, इसमें तीनों चीज़ों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्जन इटसेल्फ, क्लिनिक, थिएटर जहाँ पे वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, और देन उसके बाद जब वो क्लिनिक से चला जाता है पेशेंट, तो पेशेंट का अपना रोल, उसका अपना पार्ट कि हाउ मच हाइजीनिक ही इज़, वो कैसे ख्याल कर रहा है, वो डॉक्टर्स की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो कर रहा है। सो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि जो डॉक्टर ने चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की हैं उनको फॉलो किया जाए, ना कि देसी टोटकों की तरफ चल पड़े। जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था, होता यही है कि डॉक्टर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पीछे रह जाती हैं और सुनी सुनाई बातें, ऑयल एंड ऑल दैट, उस पर चले जाते हैं। वी रिसीव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ जो इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं कि मैंने फलाना ऑयल यूज़ किया था, उसके बाद मेरी रेडनेस डेवलप हो गई है, इचीनेस हो गई है और अब वहाँ पे ओपन वुंड्स तक बन गए हैं। सो जस्ट स्ट्रिक टू द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बाय द सर्जन और उनको फॉलो कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो यानी ट्रांसप्लांट आपने कर लिया, आजकल तो मेरे ख्याल में लेटेस्ट हमारे पास कौन सा है? देखिए टेक्निक्स FUT, FUE डिफरेंट हैं, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, तरजीह भी उसको दी जाती है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये जो पोर्स आप बनाते हैं एंड देन जो ट्रांसप्लांट होता है तो कितने दिनों तक उसने किन चीज़ का ख्याल रखना होता है, और वॉशिंग का जो अमल है यानी धोने का जो अमल है, बाल धोने का, वो फिर किस प्रोसीजर के तहत किस तरह क्या किया जाता है? क्या उसके लिए कोई मेडिकेशंस दी जाती हैं या सिंपल कि हाँ आफ्टर 48 घंटे या आप 24 घंटे, कितना टाइम दिया जाता है वैसे?
देखिए नॉर्मली आपकी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हीलिंग ऑलमोस्ट 10 डेज़ लेती है, जिसमें से फर्स्ट 3 डेज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो फर्स्ट 72 आवर्स हैं, बिकॉज जो भी कोई ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होनी है वो इन्हीं फर्स्ट 3 डेज़ में अपीयर यूजली हो जाती है। सो फर्स्ट 3 डेज़ अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहिए, फॉलोअप्स में रहिए। वो आपको फर्स्ट हेड वॉश यूजली खुद हम क्लिनिक पे बुला के करते हैं पेशेंट का, देन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने घर में कैसे करना है, एंड यूजली आफ्टर 10 डेज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं पेशेंट, और उसी तरह वॉश कर रहे होते हैं जैसे वो ट्रांसप्लांट से पहले कर रहे होते हैं। एक और चीज़ डॉक्टर साहब जो बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी आप बात करें कि ये ना ट्रांसप्लांट बहुत सारे लोगों ने कर लिया, वो कहते हैं यार उसी तरह वो भरी भरी जुल्फ़ें मेरी नहीं आ रही हैं, मतलब ये तो क्या वाकई में बाल उसी शेप में आना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से आप उसको उस तरीके से जो माजी में कभी जिस तरह आपके बाल हैं और ये आप लॉस कर चुके हो, अचानक फिर या स्टेप बाय स्टेप आप इसकी सर्जरी करेंगे, या एक स्टेप में तो आपने फरमाया कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है अगर करेंगे पोर्स बनाएंगे स्कल में तो नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से बाल घिरे थे वापस उसी तरीके से आना शुरू हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा? और एक प्रोसीजर अगर हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसीजर के कितने टाइम आप फिर करते हैं, उस पर टाइम कितनी होती है? जी एक्चुअली मैं जब भी सर्जरी परफॉर्म करने लगता हूँ पेशेंट की, तो मैं उसके साथ एक लंबा सेशन पहले सर्जरी से पहले करता हूँ और उसकी एक्सपेक्टेशंस जानने की कोशिश करते हैं। देन हम उसको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दिलाते हैं। सो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जो पेशेंट की होनी चाहिए। सो मैं पेशेंट को बताता हूँ, अगर वो 40 ईयर्स ऑफ एज में मेरे पास आया है और उसकी एडवांस लेवल ऑफ बाल्डनेस है, यानी कि टॉप उसका बिल्कुल खाली है, ग्रेड 7 की बाल्डनेस हम इसको कहते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब आप 18 साल वाले दोबारा नहीं बन सकते और ना ही आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि आपकी वैसी डेंसिटी होगी जैसे किसी ने नॉन सर्जिकल यूनिट, हेयर पीस या विग लगाई हुई है। सो ये दोनों एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखनी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप की एक अच्छी कवरेज होनी चाहिए, एक रीजनेबल डेंसिटी होनी चाहिए, एक नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए कि कोई जज ना कर पाए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बट एक्चुअली तो आप बाल्ड हैं। हमने हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू एक इल्यूजन एक ऐसी अच्छी क्रिएट करनी है कि आप बाल्ड नज़र ना आए। सो अगर उस ग्रेड 7 में उसकी नंबर ऑफ हेयर्स की बात करें कि वो कितने लूज़ कर चुका है, तो वो एक्चुअली मोर देन 50,000 हेयर्स लूज़ कर चुका हुआ है। और एक सेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो आप 4,000 to 6,000 हेयर्स एक सेशन में लगा देंगे। एक सेशन में? अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा और ये भी अपर साइड है। सो कहाँ पे ये 4,000 हेयर्स और कहाँ पे वो 50,000 हेयर्स जो वो लूज़ कर चुका हुआ है, दीज आर नॉट इक्वल। सो हमने इनको यूटिलाइज इस तरह करना है अपने स्किल से कि वो कॉमिंग के बाद बाल नज़र ना आए। अच्छा। सो ये चीज़ हम पेशेंट को समझाते हैं कि दीज आर दी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब वो जो पेशेंट इनको समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहता है। और जिसकी ओवर एक्सपेक्टेशंस जिसकी बनी रहेंगी वो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट सेटिस्फाइड नहीं। सर आपने देखा होगा कि प्रोसीजर में बहुत सारे लोग जो हैं, या बहुत सारे हम कह सकते हैं ऐसी मकदार होती है कि अक्सर सूजन जो है वो आना शुरू हो जाती है। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो हेयर ट्रांसप्लांट किया और मेरी ये माथे पे या आइस यहाँ पे इन साइड पे सूजन सी हो गई है। तो क्या ये टेम्परेरी बेस पे होती है, या ये कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कुछ मकदार आप जो एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ होता है, क्या होता है? देखिए स्वेलिंग एक नॉर्मल लेवल की स्वेलिंग तो हीलिंग का पार्ट है। लाइक आपको फिंगर पे भी चोट लगती है तो इनिशियली 2-3 डेज़ के लिए कुछ आपको स्वेलिंग वहाँ पे भी होगी। सो एक 3 to 5 डेज़ के लिए एक नॉर्मल स्वेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो खुद ब खुद चली जाती है। हाँ, एक ज़रूरत से ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, आपकी आइज़ बंद हो रही हैं, वहाँ पे रेडनेस डेवलप हो रही है, तो फिर यू नीड टू कंसल्ट योर सर्जन। आपको कुछ करने की ज़रूरत है। इससे इजीली बचा भी जा सकता है अगर आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये स्वेलिंग नहीं डेवलप होगी या कम डेवलप होगी। अच्छा। लाइक अगर आप सर को झुका के रखेंगे आगे की तरफ तो वो स्वेलिंग नीचे की तरफ ट्रैवल करती जाती है टुवर्ड्स योर आइज। अगर आप अपना हेड एलिवेटेड रखेंगे, सोते हुए हम बताते हैं कि बैक ऑफ द हेड पे आपने सोना है, सर को थोड़ा सा ऊंचा रखना है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फॉलो करेंगे तो देयर आर 95% चांसेस कि आपकी स्वेलिंग उस लेवल की फोरहेड पे नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपने देखी होगी
जो लोग कहते हैं, बहुत सारे नौजवान जो कर लेते हैं ट्रांसप्लांट, तो कहते हैं कि एनेस्थीसिया के बाद जो हमारी स्कल बिल्कुल सुन हो गई थी, कुछ 5-6 महीने हो गए, साल हो गए, भाई साहब वही सिचुएशन है। ये क्या कुछ ज़्यादा मकदार डाल लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं? एक्चुअली नहीं, जो हमारी स्किन है इसकी तरफ स्मॉल नर्व एंडिंग्स आ रही होती हैं जो सेंसेशन लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ। सो जब हम खुद उसमें होल्स कर रहे हैं, और जैसे बात की थी कि अगर हम ज़्यादा होल्स करते जाएंगे तो ये ही नर्व एंडिंग्स और ये डैमेजेस ज़्यादा होते जाते हैं। सो उनको रिकवर होते इट टेक्स मंथ्स, लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 months लग जाते हैं कि वो कंप्लीट सेंसेशन वापस आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये फिनोमेना हो, ठीक है। कुछ पेशेंट्स में ये होता है और पार्शल होता है। ठीक है डॉक्टर जवाद, बड़ी मज़े की गुफ्तगू आपने की, और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते ख़ासकर क्योंकि ख़वातीन हमारा शो ज़्यादा देखती हैं और बालों के मसाइल, मैं जिस तरह बात की कि मर्द हजरात की तो हैं ही हैं, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा, ज़ाहिर बात है बनाओ सिंगार ख़वातीन के लिए ही है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा पैगाम भी दें कि भाई साहब ये खुराकें खाएंगे, ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बचाव होगा, हमारी तरफ नहीं आना होगा। वैसे तो आपको ख्वाहिश होगी कि हाँ है भाई साहब सर्जरी करेंगे। नहीं, दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट कि हमारे व्यूअर्स को ना पता हो। मैं जो गिव अवे मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि बी अवेयर ऑफ द ब्लैक मार्केट। ऐसे लोगों के हाथ ना ट्रीटमेंट्स के लिए चढ़िए कि जिससे आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। अपने क्लिनिक्स, अपने डॉक्टर्स के बारे में पहले स्टडी करके जाइए, और रूटीन में फीमेल्स के हवाले से कि वो आयरन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। स्पेशली जो बच्चों की मदर्स हैं, पोस्टपार्टम वाली ख़वातीन जिनको हेयर फॉल हो रहा है, वो अपनी डाइट में आयरन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और अगर इसके अलावा अपने रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद। और नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि ख़ासकर खुराक की बात हम हमेशा करते रहते हैं, और हम ये बात करते हैं कि भाई साहब ये चीज़ें, ये फ़ला कुदरत ने हर चीज़ में एक अलग किस्म के लिए आपकी ग़िज़ा, उस ग़िज़ा में आपके लिए शिफा भी डाली है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर उन कुदरती चीज़ों का, तो बहरहाल आप जो आसपास के पड़ोस के मशवरे होते हैं, जो फ़ला केमिकल इस्तेमाल करके, हाँ आपका चेहरा वक्ती तौर पर गोरा हो सकता है, वक्ती तौर पर आपके बाल घने हो सकते हैं, लेकिन उसके नुकसानात फिर सारी उम्र के लिए आपको भुगतने होंगे। सो उससे पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये अच्छी बात है, ना कि गली मोहल्ले में आता ही डॉक्टर के पास या किसी सैलून में जाके उनसे ट्रीटमेंट करें, उसका नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।